हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग और नमस्ते। और चलिए, आज मैं आपके लिए सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कोई सीरीज़ लेकर के आई हूँ जो कि काफ़ी आपके लिए यूज़फुल है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे ना कि कहते हैं ना कि सब कुछ आर पार कर देंगे, इतने यूज़फुल आपके लिए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, वह है। सोचिए या ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु, मतलब ये जैसे आपकी मानो 12 साल एज है, कक्षा से एक नीचे की कक्षा, मतलब आपकी आयु स्तर और एक नीचे की कक्षा, आप मानो 12th में हो और 11th की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, मतलब नहीं कर सकते हो, तो वह बालक क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए पिछड़ा बालक, बी मानसिक रूप से मंद बालक, सी समस्यात्मक बालक और डी है मादक द्रव्य का सेवन करने वाला। ये तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, इसमें मादक द्रव्य की क्या ज़रूरत है। ठीक है, पिछड़ा बालक, पिछड़ा तो बहुत पिछड़ा नहीं है लेकिन केवल अपनी आयु से एक ही नीचे कक्षा कार्य नहीं कर पा रहा है। फिर समस्यात्मक, इसमें समस्या नहीं है, थोड़ा सा उसकी आईक्यू का मामला है, इसलिए ये मानसिक रूप से मंद बालक है। इसके मतलब मानसिक जो है वो उस तरीके, मंद मतलब धीमा बालक है, थोड़ा सा कुछ कहते हैं ना कुछ परसेंटेज का गड़बड़ है। फिर बी सेकंड क्वेश्चन है, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। ठीक है, विशेष ए उसकी विशेष आवश्यकता अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह, अन्य बच्चों से अलग कर देना चाहिए। विशेष मतलब जैसे अंग जिनका नहीं ठीक होता, दिव्यांग टाइप के बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा। ये बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। प्रवेश परीक्षा कैसी? अगर वो इतना ही समर्थ होता तो फिर स्कूल में क्यों आया? फिर अन्य बच्चों से अलग करना, ये भी गलत है। फिर उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह देना, ये तो और भी ज़्यादा गलत है। ऐसा कहीं होता है कि हम मतलब किसी बच्चे को, ऐसे बच्चों की बिल्कुल श्रृंखला अलग ही कर दें, ऐसा थोड़ी ना होता है। टीचर वो होता है जो बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करें। ये इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? ऑप्शन ए या रटने की आदत का विकास करता है, बी पाठ्यचर्या समय पर पूर्ण होती है, सी या कल्पना शक्ति का विकास करता है और डी भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? अधिगम के लिए भ्रमण से ऐसा होता है ना कि भ्रमण करने से अधिगम जल्दी हो जाता है। बच्चे कहते हैं ना प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा होते हैं, जितना अगर हम प्रैक्टिकल करके दिखा दें तो बच्चे की समझ में ज़्यादा जल्दी आ जाता है। इसलिए शैक्षिक भ्रमण, जो जैसे आपने सुना होगा स्कूल में की तरफ से टूर वगैरह जाते हैं, अगर कुछ मोनूमेंट्स वगैरह दिखा दें या कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस दिखा दें तो बच्चे ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं कि हाँ वो ऐसा था, वहाँ पर की ये विशेषताएँ थी, इस तरीके की। अब क्यों है यह देखिए, या रटने की आदत का विकास करता है, बी पाठ्यचर्या समय पर पूर्ण होती है, सी या कल्पना शक्ति का विकास करता है, डी भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। रटने की आदत का विकास ये जरूरी नहीं है, हम जरूरी नहीं है कि इसमें रटें ही, देख करके ही, प्रैक्टिकल देख करके ही कि उस जगह पर जाने से ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। पाठ्यचर्या समय पर, इसका पाठ्यचर्या से क्या लेना देना है? पाठ्यचर्या से इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल टाइप का है। यह कल्पना शक्ति का विकास करता है और डी है भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान। ये जो होता है इसमें बच्चे ज़्यादा दिनों तक इस चीज़ को याद रखते हैं शैक्षिक भ्रमण अधिगम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है
और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। इससे संबंधित मैं क्वेश्चंस, वास्तविक आयु और मानसिक आयु संबंधित मैं इसके पहले भी बुद्धि लब्धि के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। एक दिन मैं आपको ये टोटली चार्ट आपको दे दूँगी, जिससे कि आप इसके अकॉर्डिंग जान जाएंगे कि 150 पर किसकी बुद्धि लब्धि और कितना कौन सा बालक क्या कहलाएगा। ठीक है, तो मैं ये चार्ट आपको भेज दूँगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की नीरसता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की नीरसता मतलब जो सुस्तीपन नहीं होता है क्लास में, उसको दूर करने के लिए शिक्षक उपयुक्त शिक्षण नीति का प्रयोग करना चाहिए। वो कौन सी है? वार्तालाप नीति, प्रश्नोत्तर नीति, खेल और मनोरंजन नीति और डी प्रदर्शन नीति। ठीक है, वार्तालाप नीति, तो वार्तालाप तो वैसे भी होता है भाई, कोई भी टीचर पढ़ाने गया तो वार्तालाप तो करेगा ही, उसमें कौन सी विशेष नीति है। प्रश्नोत्तर नीति भी चलती रहती, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। प्रदर्शन नीति, प्रदर्शन के किस बात का है? खेल और मनोरंजन नीति, क्योंकि यह एक ऐसी विधि है इसमें बच्चे खेल खेल में मनोरंजन करते हुए बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए नए तथ्यों की खोज करना, बी स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, सी ज्ञान देना, डी है नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। क्रियात्मक अनुसंधान मतलब करके की गई जो खोज होती है वही क्रियात्मक अनुसंधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? नहीं पर बहुत ध्यान दिया करिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के आ जाते हैं। आपको लगेगा कि पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या होता है हम लोग आंसर उस अकॉर्डिंग लगा देते हैं, लेकिन जब नहीं लग जाता तो उसका आंसर ही चेंज हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। ऑप्शन ए है अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, अनुसंधान की परिकल्पनाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव, बी उनका अंतर्मुखी स्वभाव, और सी अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका, और डी उनका विषादग्रस्त व्यवहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए एक में दिया गया हुआ ये फिगर आप देख रहे हैं, ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग। फिर संज्ञानात्मक है एक तरफ और एक तरफ है मनोप्रेरणा। अब इसमें ये जो ब्लैंक ये क्वेश्चन मार्क लगा, इसमें आप क्या फिल करेंगे? ये देखिए, संज्ञानात्मक है मनोप्रेरणा, बी ज्ञानात्मक, सी भावात्मक, डी शारीरिक क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक। यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा? भावात्मक हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान संबंधित है? ऑप्शन ए परंपरागत चिंतन, बी विकेंद्रित चिंतन, सी वैज्ञानिक चिंतन, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि चिंतन अनुसंधान में ये सब आ जाएंगे, परंपरागत भी, वैज्ञानिक भी, विकेंद्रित भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन ए है नीचे दिए गए में, ए है 6 वर्ष की आयु में, बी 8 वर्ष की आयु में, सी 11 वर्ष की आयु में, और डी 15 वर्ष की आयु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष की आयु में। तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास किस उम्र में होता है? 11 साल की उम्र में। फिर किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? ऑप्शन ए टाइलर, बी स्किनर, सी क्रो, डी वुडवर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलर। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है,
किसने कहा है? टाइलर ने। सीखने की खेल विधि उपयोगी है। ए बाल्यावस्था हेतु, बी पूर्व बाल्यावस्था हेतु, सी युवावस्था हेतु, डी परिपक्वावस्था हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था हेतु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? प्रश्नावली, बी साक्षात्कार, सी मतसूची, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक गद्य व सब्जियों फलों के चित्रों का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार है ऑप्शन ए सीखने की क्लासिकल अवस्था, बी पुनर्बलन का सिद्धांत, सी सीखने की क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन और डी ज्ञान का निर्माण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन। दोस्तों जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि वीडियो को मुझे पता है कि समय गृहिणियों के पास कम होता है, तो मैं चाहती हूँ कि दोस्तों किचन में ही सही आप वीडियो को ओपन करके सुनते रहिए। मैं कहती हूँ कि 20 में से कुछ नहीं तो कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो आपको लर्न ही हो जाएंगे। इसलिए अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, टाइम बहुत कीमती है। इसलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। ऑप्शन ए अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, बी विकल्पों की व्याख्या विश्लेषण करने की क्षमता, सी तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता, डी है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था होती है, देखते हैं इसको। ए 5 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है, बी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं, सी शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता, डी ए एवं बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए एवं बी दोनों, मतलब ये भी है और ये भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं के उपयोग में आने वाली विधियां हैं। विद्यार्थी की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग आने वाली विधियां हैं। ए परिमाणात्मक एवं निरीक्षण विधि, बी परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, सी गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6-7 वर्ष के बच्चे करते हैं। बताइए, आयु इसकी है 14 वर्ष, काम वो कर रही है 6-7 वर्ष के बच्चे की तरह। आशा की यह अवस्था का क्या कारण है बताइए। दोस्तों आप भी गेस किया करिए थोड़ा सा। ऑप्शन ए है मानसिक अक्षमता, बी अपंगता, सी आनुवंशिकता, डी कुपोषण। इसका है मानसिक अक्षमता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषता। बुद्धिमान बालकों का अध्ययन, असामान्य एवं संतुलित बालकों का अध्ययन, सी दुर्बल बालकों का अध्ययन और डी है सामान्य बालकों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्बल बालकों का अध्ययन। व्यक्तिगत निदान विधि दुर्बल बालकों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का स्थानांतरण है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तरकीब का वैसा ही उपयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है। एक तो नमित मापनी हो गई, बी अंतराल मापनी, सी क्रम सूचक मापनी और डी समानुपाती मापनी। तो इसका राइट आंसर है बी अंतराल मापनी। व्यक्तिगत भिन्नता कैसे होगी? अंतराल एक इधर होगी तो एक इधर, तो आएंगे अंतराल के जरिए से ही तो आप मापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवेदात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती वह है। ए मूल्यांकन, बी आंकलन, सी ए एवं बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे 24 का आंसर हो जाएगा सी, ए एवं बी
दोनों, मतलब मूल्यांकन भी होगा और आंकलन भी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व है। ए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था। बी, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना। सी, विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण। और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है। ए, कमजोर विद्यार्थियों में। बी, सामान्य विद्यार्थियों में। सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदतें, मिथ्याभिमान, हीनता की भावना। राइट आंसर इसका हीनता की भावना, क्योंकि जब शारीरिक दोष कोई हम लोग पता चल जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा वर्क नहीं कर पाएंगे, तो उसमें हीन की भावना आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। ए, प्रेरणा। बी, समझ। सी, ज्ञान। डी, स्वाध्ययन। इसका राइट आंसर है प्रेरणा। बालकों को क्रिया नियमित करने, रुचि उत्पन्न करने क्या होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य। ए, बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना। बच्चों ने क्या सीखा यह जानना। बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, सभी बातें मूल्यांकन के उद्देश्य में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। ए, व्यवहार परिवर्तन में। बी, नवीन अनुभव प्राप्त करने में। सी, समायोजन में। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। व्यवहार परिवर्तन में भी, नवीन अनुभव प्राप्त, समायोजन, तो टोटली क्या हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी। दोस्तों, आज मैंने आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे, और अगर आपको कुछ और भी कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, जिससे कि आप की ये परीक्षा इस बार बिल्कुल ही क्वालिफाई हो जाए और किसी भी तरीके का अवरोध ना हो सके। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं आपके लिए नए कंटेंट के साथ में, नए नए क्वेश्चंस के साथ और नए नए विचारों के साथ में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।